नमस्कार। तो हिंदी साहित्य में अपना जो अभिव्यक्ति और माध्यम बुक है, उसमें एक टॉपिक आपका है कविता, कहानी और नाटक। और इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनने हैं, वो प्रश्न हम आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हम इसमें टोटल देखेंगे 20 बहुविकल्पात्मक प्रश्न, एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न, और 20 हम देखेंगे एक पंक्ति वाले वन लाइनर प्रश्न उत्तर। साथ ही साथ अगर ये प्रश्न आप ध्यान से समझते हैं, क्लास को कंप्लीटली देखते हैं, तो ये टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों से, बहुविकल्पीय प्रश्नों से। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न, जो है वो इस तरीके से रहेगा कि जैसे पहला प्रश्न है, आप बताइए कि कविता की पहली शर्त किसे माना गया है। कविता के लिए पहली चीज क्या होनी चाहिए, सबसे मुख्य चीज क्या है, ध्यान से समझना क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा। छंदों का ज्ञान, शब्दों का मेल जोल, अलंकारों का प्रयोग या वाद्य यंत्रों का प्रयोग। तो कविता के लिए सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है शब्द। ध्यान देना, शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। अलग अलग चीजों के लिए, जैसे कहानी के लिए क्या सबसे जरूरी होता है, नाटक के लिए सबसे जरूरी क्या है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो शब्द जो है वो कविता का पहला अंग है और इसका पहला जरूरी तत्व शब्द है। इसके अंग भी हम देखने वाले हैं कि कविता के कितने अंग होते हैं। आपके हाफ ईयरली में जो प्रश्न आया था, अभी हम आगे देखो कवर करने वाले हैं उसको भी। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि शब्द जो है वो कविता की पहली चीज है। तो पहली चीज हो गई, यहाँ पे ऑप्शन आप देख पा रहे हो ख, शब्दों का मेलजोल जो है वो जरूरी है कि कविता शब्दों का खेल है, इसलिए शब्दों को जानना सबसे जरूरी है कविता के लिए। दूसरा प्रश्न देखो, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाटक साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है। जो नाटक है, क्योंकि साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं, उस विधा में अगर हम बात करें कि नाटक कौन सी विधा में जाता है, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, केवल दृश्य काव्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, नाटक जो होता है उसका मंचन किया जाता है। नाटक को मंच पर दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें क्या चीज होती है कि एक तो हमें दिखाई भी देता है तो दृश्य भी हो गया, और साथ ही साथ सुनाई भी देता है तो श्रव्य भी हो गया। तो राइट आंसर है दृश्य श्रव्य काव्य के अंतर्गत जो है वो नाटक शामिल किया जाता है। और विशेष बात ध्यान रखना, नाटकों की मैं बता देता हूं कि नाटक हमेशा वर्तमान काल में ही दिखाया जाता है। वर्तमान काल वर्तमान काल। और जो कहानी होती है वो हमेशा भूतकाल की होती है, भूतकाल में दिखाई जाती है, भूतकाल में उसका वर्णन जो है वो किया जाता है। ये सारी पॉइंट जो बता रहा हूं बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहां कहां से प्रश्न बन जाए कोई पता नहीं चलता। इसलिए मैं जो बता रहा हूं उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठना है, आपको नोट करना है। जो चीज बता रहा हूं अगर आपने नोट कर ली तो इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको ध्यान देना है कि जो नाटक है ये साहित्य के दृश्य श्रव्य काव्य के अंतर्गत शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कहानी से रिलेटेड। कहानी का क्या प्रश्न है कि कहानी का केंद्रीय बिंदु, सेंट्रल पॉइंट क्या होता है। तो कहानी में जो सबसे जरूरी और जो इसका जो केंद्रीय बिंदु होता है वो कथानक होता है। बच्चों ध्यान रखना, देखो हमने अभी क्या पढ़ा कि जो कविता है, तो कविता में सबसे जरूरी क्या होता है, शब्द जरूरी होता है। इसी तरीके से अगर हमने कहानी की बात करी तो कहानी में सबसे जरूरी क्या होता है, कथानक सबसे जरूरी होता है। और इसी तरीके से अगर हम नाटक की बात करें तो नाटक में सबसे जरूरी चीज होती है वो क्या होती है, वो उसका संवाद होता है। ये नोट कर लेना, ये चीजों को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। कथानक जो होता है, इस कथानक के इर्द गिर्द पूरी कहानी जो है वो घूमती है, और कथानक जो है वो कहानी के तीनों भागों को आपस में जोड़े रखती है। कहानी के 3 भाग होते हैं, उसकी शुरुआत, उसका मध्य भाग और उसका एंड। नेक्स्ट देखो आगे, तो आगे बढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर हो गया कथानक। कथानक कहानी का ढांचा है जिसके बिना कहानी संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि नाटक का सबसे जरूरी और सबसे सशक्त माध्यम क्या है। तो अभी हमने बात करी थी कि नाटक में सबसे जरूरी जो होता है वो उसका संवाद होता है।
कहानी में क्या होता है? कहानी में कथानक सबसे जरूरी होता है। कविता में क्या होता है? कविता में शब्द सबसे जरूरी होता है। और नाटक में क्या होता है? नाटक में संवाद। संवाद मतलब समझते हो ना, आपस में जो पात्र जो होते हैं वो वार्तालाप जो करते हैं वो उसका संवाद कहलाता है। तो वो संवाद नाटक को गति प्रदान करता है, संवाद नाटक को आगे ले जाता है। आप देखेंगे कि संवादों के माध्यम से ही नाटक की कथा आगे बढ़ती है। अब आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की तरफ हम देखेंगे। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कविता में बिंब का क्या कार्य है? अब पहले तो समझना है कि आपको बिंब क्या होता है। तो बिंब क्या होता है कि जब कवि हमें कोई कविता सुनाता है, कोई कविता हम सुनते हैं या कविता जब हम पढ़ते हैं तो उस कविता के माध्यम से हमारे दिमाग में एक दृश्य उपस्थित होता है, यानी शब्द चित्र, शब्दों के द्वारा जो चित्र हमारे दिमाग में उपस्थित होता है वो बिंब कहलाता है। तो बिंब का क्या कार्य है? बिंब का कार्य होता है शब्द चित्र खींचना, दिमाग में शब्द चित्र उपस्थित करना। तो ध्यान देना कि इसका जो कार्य क्या है, बिंब का कार्य क्या होता है? हमारे दिमाग में एक चित्र उपस्थित कर देना। तो सही जवाब हो गया शब्द चित्र, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और पांचवा प्रश्न आप यहां पे देखेंगे। पांचवा प्रश्न नाटक से रिलेटेड है कि नाटक हमेशा किस काल में घटित होता है? नाटक चाहे वो कितना ही पुराना क्यों नहीं हो, वो कभी भी क्यों नहीं लिखा गया हो, आज से 50 साल पहले क्यों नहीं लिखा गया हो, लेकिन जब उसका मंचन किया जाता है तो वो मंचन के दौरान हमेशा वर्तमान काल में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वर्तमान काल, ऑप्शन ग इसका करेक्ट आंसर है। देखो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि हमने ये हमारा जो सिलेबस है, इस सिलेबस में इस टॉपिक में 3 चीजें हैं, कहानी है, कविता है और नाटक है। और कहानी, कविता और नाटक से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम्स में जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। हम भले ही ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके लघुतरात्मक प्रश्न भी अगर आता है या अति लघुतरात्मक प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आता है तो निश्चित रूप से आप हल करके आ जाओगे, क्योंकि अगर आपने इस क्लास को कंप्लीटली देखा तो कोई भी डाउट आपका रहने वाला नहीं है। इसीलिए इस क्लास को कंप्लीटली देखें। और न केवल हम हिंदी, बल्कि हम हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट आपको कवर करवा रहे हैं। हमारी प्लेलिस्टें बनी हुई है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको सब्जेक्ट वाइज सारी प्लेलिस्टें मिल जाएगी। साथ ही साथ हम वन शॉर्ट जो रिवीजन क्लासें अभी हमारी चल रही है मिशन मेरिट 2026 के लिए, तो वो सारी प्लेलिस्टें भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, प्रश्न देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इससे रिलेटेड जो डिटेल, इसके जो समरी टाइप नोट्स हमारे पास बने हुए हैं, अगर वो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जहां पे हमने क्लियरली बता दिया, कुछ भी नहीं छूटेगा। जैसे कविता और कविता से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, कविता का मुख्य अंग क्या है, इसके कितने अंग होते हैं, कविता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है, इसी तरीके से कहानी, इसी तरीके से नाटक, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर वो भी करा दीजिए, मैं आपको कंप्लीटली करा दूंगा कि सर डिटेल वीडियो भी दे दीजिए। तो आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न क्या है कि प्राचीन काल में कहानी सुनाने की मौखिक परंपरा को क्या कहते थे? मतलब मुख से जो कहानियां आगे बढ़ती थी, क्योंकि उस जमाने में लिखने की चीजें इतनी होती नहीं थी, तो कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे आगे ही मुख से सुना करके आगे बढ़ती थी। तो वो जो मौखिक रूप से कहानियां जो सुनाई जाती थी उसे किस्सा गोई कहा जाता था। ऑप्शन इस प्रश्न का सही है ब, किस्सा गोसाई जो है वो कहा जाता था। ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन ब किस्सा गोसाई, यानी कहानियों को जो है कहानियों को जुबानी सुनाने की जो एक प्राचीन और समृद्ध कला हमारे भारत में रही है उसे किस्सा गोसाई कहते हैं, किस्सा गोई कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा 8वां प्रश्न देखिए, कविता से रिलेटेड फिर एक प्रश्न आया है कि मुक्त छंद में लय कैसे बनती है? देखो छंद जो होता है ना, एक तो एक वर्णिक छंद है, आपने साहित्य में पढ़ा होगा, एक मात्रिक छंद होता है, इसी तरीके से एक मुक्त छंद है। तो मुक्त छंद में लय कैसे बनती है? वर्णों की गिनती से बनती है। भाई वर्णों की गिनती से अगर बनती होती तो फिर ये वर्णिक छंद हो जाता। उसके बाद मात्राओं की गिनती से, अगर मात्राओं की गिनती से बनती तो फिर ये मात्रिक छंद हो जाता। ध्यान है ना आपको? अगर मात्रिक, ये आपने छंद वाला जो टॉपिक नहीं पढ़ा हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना कि सर छंद वाला टॉपिक भी करा दीजिए, मैं आपको वो भी करवा दूंगा। अब अर्थ की लय या आंतरिक लय से या तुकांत से, तो तुकांत से भी नहीं, और अर्थ की लय या आंतरिक लय से, क्योंकि मात्रिक और वर्णिक से तो होता तो फिर वो मात्रिक और वर्णिक छंद में आ जाता, जबकि ये तो मुक्त छंद की बात हो रही है। ध्यान देना, मुक्त छंद के प्रवर्तक हमारे निराला जी माने जाते हैं। हिंदी
में मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला माने जाते हैं? ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है 2-3 साल पहले, तो फिर भी आगे भी रिपीट हो सकता है। और यहाँ जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम्स में इसमें से कई सारे प्रश्न पहले पूछे गए हैं, अलग अलग विभिन्न दूसरे राज्यों की जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए आप इसे हल्के में मत लेना। मैं बार बार बता रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठना, अभी एग्जाम में टाइम है, बिल्कुल आपका टॉपिक कवर हो जाएगा और ऐसा कवर होगा कि आप इसे कभी भूल नहीं पाओगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हिंदी में जो है मुक्त छंद में लय जो है वो अर्थ की लय या फिर आंतरिक लय से बनती है और निराला ने मुक्त छंद में भी संगीतात्मकता का ध्यान रखा था। तो निराला जो है मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी रचना सरोज स्मृति आपने पढ़ी होगी। अब देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अस्वीकार यानी रिजेक्शन या कॉन्फ्लिक्ट किस विधा की अनिवार्य आत्मा है? तो वो होता है नाटक में। आपने देखा दो पात्र होते हैं, है ना, दो पात्र जो होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, जैसे मेल फीमेल, तो आपस में एक दूसरे का जो विरोध होता है, अस्वीकृति होती है, वो नाटक पे देखने को मिलती है, बाकी किसी चीज में नहीं, कविता में नहीं, कहानी में नहीं, लेकिन ये चीज होती है वो किस में होती है? नाटक में होती है। यानी कि बिना विरोध या संघर्ष के नाटक आगे नहीं बढ़ सकता। उसमें हमें अस्वीकृति अवश्य देखने को मिलेगी, उसमें हमें विरोध अवश्य देखने को मिलेगा। तो ये नाटक में देखने को मिलता है और नाटक जो है वो मंच पर मंचित किया जाता है, दर्शक उसे बड़े चाव से देखते हैं। तो ये राइट आंसर इसका होगा नाटक। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहानी का चरमोत्कर्ष यानी उसका जो पीक पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? तो कहानी का जो पीक पॉइंट होता है, चरमोत्कर्ष होता है, वो उसका क्लाइमैक्स कहलाता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? इसका ऑप्शन जो है वो ग राइट आंसर है। कहानी में क्लाइमैक्स होता है और क्लाइमैक्स जो है वो बड़ा जरूरी होता है हर कहानी का, तो राइट आंसर है क्लाइमैक्स। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि कविता में नाद सौंदर्य यानी साउंड ब्यूटी किस से आती है? तो जैसे इसे हम संगीतात्मकता कह सकते हैं। अगर इसमें संगीतात्मकता नहीं होगी तो वो फिर इतना सौंदर्य प्रदान नहीं करेगा, इतना आनंद प्रदान नहीं करेगा। तो नाद सौंदर्य के लिए हमेशा छंद की आवश्यकता होती है। आपने छंद वाला टॉपिक पढ़ा होगा ना, तो छंद में आपको पता चल जाएगा कि इसमें छंद और शब्दों के चयन से ही जो है वो कविता में नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो गया हमारा ऑप्शन ख, शब्द और अर्थ में नाद सौंदर्य। अगला प्रश्न देखो, नाटक के संवाद डायलॉग कैसे होने चाहिए? लंबे और जटिल, केवल संस्कृत निष्ठ, छोटे सरल और प्रभावशाली, या फिर नीरस? तो ध्यान देना कि संवाद हमेशा छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए और साथ ही साथ प्रभावशाली होने चाहिए, तभी दर्शक उसे बड़े रुचि के साथ देख पाएंगे, बड़े ध्यान से जो है वो देख पाएंगे। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ग। अगला क्वेश्चन देखो कि कहानी में पात्रों का मुख्य कार्य क्या होता है? बात कहानी की हो रही है। एक बार फिर से वापस ध्यान देना, इसमें तीन चीजें हैं, कविता है, कहानी है और नाटक है। तो जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, उनका काम होता है कहानी के मुख्य अंग को आगे बढ़ाना। कहानी का मुख्य अंग होता है कथानक। तो कथानक को जो आगे बढ़ाने का काम करते हैं वो है इनका मुख्य कार्य पात्रों का। तो राइट आंसर इसमें जो है वो ऑप्शन रहेगा ख। नेक्स्ट प्रश्न देखो, रंगमंच किस विधा की अनिवार्य आवश्यकता है? यानी ऐसी कौन सी विधा है जिसके लिए मंच चाहिए? तो आपको फिलहाल तीन विधाओं का ही ध्यान रखना है, क्योंकि सिलेबस में तीन ही विधा हैं, एक है कविता, दूसरा है कहानी, तीसरा है नाटक। तो देखो, कविता हम पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी बैठे उठे चलते फिरते पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। कहानी भी हम इसी तरीके से सुन सकते हैं, लेकिन नाटक को हमें देखना पड़ेगा, तो उसके लिए मंच होना चाहिए जहां पे मंच पे उसका प्रदर्शन किया जाता है। तो नाटक ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा ग, कि रंगमंच जो है एक अनिवार्य अंग है, वो किसका है? नाटक का है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, वर्ड्सवर्थ ने कविता को क्या कहा है? बच्चों ध्यान देना, वर्ड्सवर्थ एक अंग्रेजी के बड़े पोइट हुए हैं, प्रकृति प्रेमी पोइट हुए हैं, नेचर पोइट हुए हैं, और इन्होंने एक परिभाषा दी है, इंग्लिश में परिभाषा दी है कविता की। वो ये कहते हैं कि पोइट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ आवर पावरफुल फीलिंग्स। यानी कविता हमारी
हमारी प्रभावशाली भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। तो अब यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने कविता को कहा है प्रबल भावों का सहज उच्छृंखल, है ना, सहज उच्छृंखल, यानी हमारी जो ताकतवर भावना है वो स्वाभाविक रूप से बाहर आ जाती है। इसी को वर्ड्सवर्थ ने जो है वो कहा है, ऑप्शन इसका राइट रहेगा, उसे कविता कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, फ्लैशबैक तकनीक का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? तो फ्लैशबैक में क्या होता है कि पिछला कुछ घटनाक्रम दिखाया जाता है कहानी को जोड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए कहानी है या फिल्म होती है, तो उसमें जो अलग अलग सीन होते हैं, तो कई बार जब हम आगे बढ़ जाते हैं ना, तो पिछला दृश्य जब काफी पीछे रह जाता है तो उसको फिर से याद दिलाने के लिए बैक साइड में भेजा जाता है, पृष्ठभूमि में भेजा जाता है। तो ऑप्शन इसका ख रहेगा कि कहानी में जो है वो अतीत की घटनाओं को दिखाने के लिए फ्लैशबैक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 17वां है कि नाटक में समय के बंधन का क्या महत्व है? तो ध्यान देना कि नाटक में समय का बंधन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नाटक एक निर्धारित एक निश्चित समय में पूरा करना होता है। मंच पर जब उसका मंचन किया जाता है तो एक निश्चित अवधि में उसका पूरा होना जरूरी होता है। इसलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा ग, कि नाटक को एक निश्चित समय में पूरा जो है वो होना चाहिए। ये आंसर जो वो नाटक के लिए है, कविता कहानी के लिए जरूरी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस तत्व के बिना कविता नहीं रहती? तो कविता में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होता है उसका भाव, यानी उसकी संवेदना। मतलब जब भी हम कविता सुनते हैं तो हमारे हृदय में भाव जागृत होते हैं। अब कई बार जैसे हम कविता सुनते सुनते गदगद हो जाते हैं, हंसते हैं, अंदर से प्रफुल्लित हो जाते हैं। कई बार कविता सुन करके हम में जोश आ जाता है, हम में ओज गुण का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। कई बार कविता सुनते सुनते लोग रोने लग जाते हैं, तो करुण रस उत्पन्न हो जाता है। तो ये भाव जो है वो कविता का क्या होता है, एक तत्व जो होता है जिसके बिना हम कविता की कल्पना नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है नेक्स्ट हमारा 19वां, कि नेपथ्य का अर्थ क्या है? तो नेपथ्य का अर्थ होता है बच्चों, पर्दे के पीछे जो घटनाक्रम हो रहा है उसे नेपथ्य कहते हैं। पर्दे के पीछे का जो भाग है वो नेपथ्य कहलाता है। और हमारा लास्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न है कि साहित्य की कौन सी विधा समय के साथ चलती है? तो समय के साथ मैंने पहले भी बताया कि एक निश्चित समय में जिसे पूरा किया जाना जरूरी होता है वो होता है नाटक। नाटक में समय का एक निश्चित जो दायरा होता है वो जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ग, जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो देखो अभी हमने किए हैं 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। अब हमारे पास वन लाइनर प्रश्न यानी एक पंक्ति वाले 20 प्रश्न बिल्कुल रेडी हैं। तो ये हम खंड सेकंड जो है इसका नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेकर के आऊंगा। अभी आपको मुझे ये बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी है। अगर क्लास शानदार लगी है, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करना है, इसको हाइप भी करना है, अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके क्लासमेट्स, आपके भाई बंधु, आपके रिलेटिव जो क्लास 12th में पढ़ते हैं, जिनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, ये सारे सब्जेक्ट आपको हमारे इस एजुकेशन राइज चैनल पे बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कंप्लीट नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इनकी पूरी वीडियोस, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बोर्ड एग्जाम्स में टॉपर बनने के लिए निश्चित रूप से आप हमारे साथ लगातार बने रहें। इसी तरीके से हम आपको गाइड करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, बोर्ड एग्जाम्स में टॉपर बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।